जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज मैं लेकर के आया हूं टेस्ट पेपर 11 जो जुड़ा हुआ है सोशल साइंस से और उसका एक चैप्टर होता है भारत में राष्ट्रवाद। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अगला टेस्ट पेपर 12 बहुत जल्दी आने वाला है। तो देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1918 में, 1915 में, 1918 दोबारा हो गया, कोई बात नहीं, 1920 में। तो इसका सही जवाब है 1915 में। 1915 की 9 जनवरी को सुबह गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। तो कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय वो मात्र 24 वर्ष के थे और जब वो लौटे कितने साल के बाद? 21 साल के बाद। तो वो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। यहाँ सवाल दो तरह से पूछा जा सकता है कि वो कब गए थे, तो 1893 में। कब लौटे थे, तो 1915 में। कितनी तारीख को? तो 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 21 साल तक वे दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। वो गांधी बनकर गए थे और महात्मा बनकर लौटे थे। सवाल नंबर 2, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? 1918, 1917, 1918, 1920। तो इसका सही जवाब है 1918 ए। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन हो गए हैं, सी भी 18 हो गया है। तो चलिए मैं इसे काट के 19 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ कन्फ्यूजन ना करें कि 2 18 होगा तो कैसे करूँगा। मैं 19 कर दिया इसे, ठीक। और यहाँ वाला भी आप एक ऑप्शन और बदल लीजिए, ये वाला 2 18 है तो मैं इसे 19 कर देता हूँ। लीजिए, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। दो क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे तीसरे प्रश्न को। तो थोड़ा सा जान लेते हैं खेड़ा आंदोलन के बारे में। तो खेड़ा गुजरात का एक जगह है। वहाँ पर किसानों के समर्थन में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि पैदावार कम हुई थी, फिर भी वो जो अंग्रेज थे लोगों से कर मांग रहे थे, उनके टैक्स में कोई कमी नहीं कर रहे थे। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी दोनों मिल करके एक आंदोलन शुरू किया जिसे हम खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 3, 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल ऐलान किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, वायसराय लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन ने। राजनीतिक दलों को जीतने के प्रयास में वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में और निर्दिष्ट भविष्य में भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा की एक अस्पष्ट पेशकश की और भविष्य के लिए संविधान पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। आपको याद रखना है कि लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला हुआ है 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। सवाल नंबर 4, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अवध आप समझ लीजिए, अवध किसको कहते हैं? कानपुर का जो इलाका है वही उसी को अवध कहा जाता है। यहाँ से नेतृत्व किसने किया था असहयोग आंदोलन के दौरान, ये पूछा जा रहा है। मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, बाबा रामचंद्र ने, सरदार पटेल ने। तो इसका सही जवाब है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र उन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ थे जो किसानों को से अत्यधिक लगान और कई तरह के अन्य उपकरों की मांग करते थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब मुफ्त में खटना पड़ता था, उन्हें भुगतान भी नहीं मिलता था और किराए के रूप में उनके कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं थी।
कितने घंटे काम हो जाए इसका कोई नियत नहीं था। ये सब देख करके जो रामचंद्र थे, बाबा रामचंद्र, ये दुखी थे और उन्होंने देखा कि जो जमीन पट्टे पर दी जाती थी किसानों को, इसका कोई अधिकार उसके पास प्राप्त नहीं था। जैसे कि किसान आंदोलन में राजस्व में कमी हुआ, अगर किसान आंदोलन कर रहे थे तो राजस्व में कमी हो गई। बेगार की समस्या को समाप्त करने के लिए और दमनकारी जमींदारों के प्रति सामाजिक बहिष्कार की मांग की। किसने मांग किया? बाबा रामचंद्र ने, यानी किसानों के पक्ष से आंदोलन कर रहे थे। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट 1919 का पारित किया? 1929 में रॉलेट एक्ट आया था, तो किसने पारित किया था? वैधानिक कमीशन ने, भारत सरकार ने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने या ब्रिटिश काउंसिल ने? तो इसे पास किया था ऑप्शन नंबर सी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। और एक बात और याद रखिए, रॉलेट एक्ट में न मुकदमा चलेगा न सुनवाई होगी, सीधा फैसला दे दिया जाता था। और ये 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभरे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से बनाया गया था। देखिए, भले ही ब्रिटिश सरकार ने ये बात कही थी कि इसको लागू कीजिए, लेकिन जिम्मा किसे दिया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, कि ये आप बनाइए और लागू कीजिए, कि क्योंकि उसमें आंदोलन चल रहा था ना, तो आंदोलन को दबाया जाए। इसके लिए सिडनी रॉलेट को अध्यक्ष बनाया गया और सोडिसन समिति थी जिसने इसकी सिफारिश की थी कि इसी नियम को लाया जाए, इसी लॉ को लाया जाए, क्योंकि ये और राजक रूल था, इसमें कोई राजकता नहीं थी, कोई नियम कानून नहीं था। तो इसको सीधा क्या कहता था? पकड़ो, डालो और सजा दो, इसमें कोई सुनवाई नहीं। इसमें इसको कहा जाता है बिना वकील बिना दलील वाली कानून। छठा प्रश्न है, महात्मा गांधी किसने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? यानी जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया तो उसके साथ कितने लोग थे? 85 सदस्य, 72 सदस्य, 78 सदस्य या इनमें से कोई नहीं? तो उनके साथ थे 78 मेंबर्स। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 तक नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा के लिए साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। यहाँ ये भी पूछा गया है कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ और ठीक 6:30 बजे गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ आश्रम को छोड़ा और मार्च आरंभ किया। दांडी तक की 241 मील की दूरी को उन्होंने 24 दिन में पूरा किया। सवाल नंबर 7, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1928 को, 12 मई 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1935 को। तो अभी हमने कहा कि 12 मार्च 1930 को हमने कहा, अभी तुरंत बताया ये जानकारी। सवाल नंबर 8, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1870 ईस्वी को, 1875 ईस्वी को, 1880 ईस्वी को, 1893 ईस्वी को? तो हमने शुरू में ही आपको कह दिया था, गांधी जी 1893 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ पर वे कितने दिन रहे थे? तो 21 साल के। तो गांधी जी 1893 को 24 साल की उम्र में गए थे और 45 साल की उम्र में अनुभवी वकील बनकर के लौटे थे। सवाल नंबर 10, जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने, लॉर्ड रिपन ने, जनरल विलियम ने या सर एडवर्ड ने? तो गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जालियांवाला बाग, ये एक अमृतसर का स्थान है, अमृतसर एक जगह है, वहाँ का, अमृतसर एक पंजाब में है ना, तो वहाँ का एक जालियांवाला बाग, वहाँ बगीचा है जहाँ पर लोग, बगीचा का मतलब ऐसा वाला बगीचा नहीं पेड़ पौधे वाले, वहाँ एक मैदान है, ठीक है, जालियांवाला बाग मैदान है जहाँ बैसाखी का मेला चल रहा था
और करीब एक मैदान के एक और बाउंड्री वाले मैदान के अंदर उसके अंदर एक कुआं भी था। वहाँ पर कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे चोरी छिपे, और जिस पर जनरल डायर आए और उसके घुसने का एकमात्र जो दरवाज़ा था उसको बंद किया और हजारों नियतों लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें करीब 5,000 लोगों ने अपनी जानें दे दी। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 379, देखिए ये सब तो आंकड़े हैं 379, लेकिन इससे कई ज़्यादा लोग मरते हैं। कई लोग तो कुएं में कूद कूद करके मर गए थे। वहाँ पर एक कुआं था, वो कुआं भर गया था। और यहाँ 5,000 जो आंकड़ा दिया था उससे ज़्यादा भी लोग थे। तो हम आंकड़े के हिसाब से जाएंगे, लेकिन अपना हिसाब से सोचिए कि जब मीटिंग होगी तो ये 300-400 लोग नहीं होंगे। वो आज़ादी की बात हो रही है, लाखों लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, और बैसाखी का मेला भी चल रहा है। सवाल नंबर 10, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 20 जून 1931 को, 16 अगस्त 1931 को, 7 सितंबर 1931 को, या 10 नवंबर 1931 को? तो इसका सही जवाब है 7 सितंबर 1931 को। और द्वितीय गोलमेज एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी शामिल हुए थे। ठीक है, और अपनी कुछ मांगों को लेकर के गए थे, वहां पर वो शामिल हुए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे, और लंदन में उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और उन्होंने इसे अधनंगा फकीर कहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक धोती पहनते थे। और जब गए बात नहीं बनी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से इन्होंने चालू कर दिया। सवाल नंबर 11, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो आपको हिंट मिल गया होगा मैं किस एक्ट की बात कर रहा हूं। साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है रॉलेट एक्ट। और वर्नाकुलर एक्ट तो प्रेस की आज़ादी से संबंधित था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, और इस पर हमने अभी तुरंत डिटेल बताया, तो ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, रोक करके आप देख लें। सवाल नंबर 12, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो चौरी चौरा की घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। वहां पर कुछ किसान शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, उनको भड़का दिया, पुलिस वालों ने उस पर लाठीचार्ज किया। तब उस गांव ग्रामीण किसानों ने पुलिस वालों को खदेड़ते खदेड़ते चौरी चौरा नामक थाना में बंद कर दिया। और जब वो अंदर से जो कमरा होता है जेल टाइप का जो थाना में होता है उसको लॉक किया, तो भड़के किसानों ने बाहर से किरासन तेल छिड़क करके उन्हें आग लगा दी, और इस घटना से 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। और इससे आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जो 1922 में था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध 16 से 20 चला, 39 से 45 चला, 14 से 18 चला, या 12 से 18 चला? तो प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता है। और ये दो गुटों में दुनिया बटी हुई थी, उसी के बीच हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। सवाल नंबर 14, महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? 12 मार्च 1930 को। तो 12 मार्च 1930 को तो ये शुरुआत ही हुआ था। 31 अक्टूबर 1929 को, 6 अप्रैल 1930 को, या 2 मार्च 1930 को? तो इसका सही जवाब है 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च को तो ये शुरू ही किए थे और 24 दिन लगा था, तो 24 दिन आप जोड़ लीजिए, 6 अप्रैल 1930 हुआ। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे
ब्रिटिश राज नमक कानून को तोड़ा। और जब उन्होंने तोड़ा तो लाखों और भी भारतीयों ने इस कृत्य को जन्म दिया। मतलब सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है प्यार के साथ आपकी बात को नहीं मानेंगे। सवाल नंबर 15, 1932 में पूना समझौता है, पूना पैक्ट भी बोलते हैं इसे, किन के बीच हुआ था? गांधी और मैकडोनल्ड, गांधी और इरविन, गांधी और अंबेडकर, गांधी और जिन्ना। तो ये हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के साथ। और कहाँ हुआ था? मुंबई के पुणे के यरवदा जेल में। और पुणे का यरवदा जेल एक सेंट्रल जेल है। और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी से मिलने गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और भूख हड़ताल पर बैठे थे। क्यों? क्योंकि कम्युनल अवार्ड की मांग कर रहे थे भीमराव अंबेडकर। वो मांग रहे थे कि अलग इसको कुछ जो दलित परिवार के लोग हैं उन्हें अलग से चुनाव लड़ने की मिले, क्या बोलते, परमिशन मिले। ये सब मांग कर रहे थे। और महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे कि वो चाह रहे थे उन्हें कुछ अलग से ना मिले। इसके लिए मुंबई के यरवदा जेल में दोनों मिलकर बैठे और वहाँ पर उन्होंने अनशन तोड़ा। और इसी घटना को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो फिर अलग से तो नहीं हुआ, लेकिन आरक्षण की मांग वहीं पर पूरी हुई। और इसीलिए दलित परिवारों को, एसटी एससी, आप देखते हैं ये सबको एससी होता है, उन्हें कुछ आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1908 में, 1910 में, 1906 में, 1907 में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सवाल नंबर 17, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ था? नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर, सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। तो किस आंदोलन में ये जो असहयोग आंदोलन पास हुआ था वो किस कांग्रेस के अधिवेशन में पास हुआ था? इसका सही जवाब है सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हो गया, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी, जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या कांग्रेस पार्टी? तो इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी गुलाम भारत के, यानी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। और इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 19वां सवाल, आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के लिए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने, सी रामचंद्रन ने, अल्लूरी सीताराम राजू ने या अब्दुल गफ्फार खान ने? तो इसका सही जवाब है अल्लूरी सीताराम राजू ने। आंध्र प्रदेश में गुड़ेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। उसने दावा किया था कि उनके पास कई तरह की शक्ति है, यहाँ तक कि वे बंदूक की गोली लगने से भी बच सकते हैं। विद्रोहियों ने उन्हें भगवान राजू के अवतार के रूप में घोषित किया। और महात्मा गांधी के नेतृत्व जब आई तो उसने असहयोग आंदोलन से भी प्रेरणा ली। वे गांधी वाले कुर्ते पहनते थे, टोपी पहनते थे, खादी कपड़ा। सवाल नंबर 20, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, यह किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या बिपिन चंद्र पाल ने? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऐसा माना जाता क्या कहा ही था कि कर्नाटक के बेलगाम में 1916 में तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह शब्द कहा था। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से
किसे सम्मानित किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या महात्मा गांधी को? तो केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। बोअर युद्ध 1899 से 1903 के दौरान उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी थी। इसे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 द्वारा वर्ष 1915 में बोअर युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया था। देखिए, इस युद्ध के कारण कई चीज़ें उनको सुननी पड़ी थी। बोअर युद्ध हुआ था तो इसमें भारत के सैनिकों को भेजने की जिम्मेदारी इसी की थी। इन्हें आशा थी और ये सोचते थे कि अगर हम अंग्रेज़ों की मदद करेंगे तो वो हमें जल्दी आज़ाद कर देंगे। ये इनकी कामना थी, ये सोच थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। तो इसको बहुत सी ऐसे बातों आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसको सार्जेंट भी बोला गया है ना? इसको सार्जेंट भी बोला गया था क्योंकि ये सिपाही भेजते थे, युद्ध के लिए भेजे थे। सवाल नंबर 22, बापू किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को? तो हर क्वेश्चन में, हर टेस्ट में मैं एक लॉलीपॉप क्वेश्चन लाता हूँ, जरूर लाता हूँ। देखिए, भले ही ये हल्का क्वेश्चन हो, सभी जानते हैं इसको, लेकिन इतना भी हल्का ना लीजिएगा। कभी कभी कन्फ्यूजन में हम गलती कर बैठते जानते हुए सवाल को। इसलिए मैं बार बार ऐसे हल्के सवाल को लाता हूँ जो आज भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से ये एक है। इस बापू कहा जाता है महात्मा गांधी को। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को कस्तूरबा गांधी जी के निधन के समय महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी। और बापू को अगर दूसरे शब्दों में समझे तो राष्ट्रपिता होता है, यानी पिता होता है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने बापू भी कहा और राष्ट्रपिता भी कहा। महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सवाल नंबर 23, यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सुभाष चंद्र बोस का, बाल गंगाधर तिलक का या महात्मा गांधी का? तो यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। और कहाँ से दिया था इन्होंने? तो बर्मा से दिया था। जब वो बर्मा गए हुए थे आज़ाद हिंद फौज के साथ, 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने अपना नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी थे। सवाल नंबर 24, संताल विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, चतराव राव? तो संथाल विद्रोह सबसे पहले आप याद रखिएगा 1855 से 1856, है ना? कहाँ पर हुआ था? तो दुमका से शुरू हुआ था, संथाल परगना क्षेत्र में। और इनमें 4 नेता थे, सिद्धो कान्हू, फूलो झानो, फिलो झानो दोनों बहन थी, सिद्धो कान्हू। और इसके अलावा और 2 थे, चांद और भैरव। इन सब ने मिल करके अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन आखिर इनके पास पारंपरिक हथियार थे, है ना? और ऐसा इनको कुचला कि जालियांवाला बाग कांड भी इसके सामने फीका पड़ गया। उससे ज़्यादा नरसंहार किया और लगभग 30,000 संथालों को इसने गोलियों से भून डाला। सवाल नंबर 25, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में जमा हुए थे? हमने उसमें भी कहा था। कौन सा मेला था? ऑप्शन देखिए, बैसाखी मेला, पुष्कर मेला, कुंभ मेला, माघ मेला। तो था वो बैसाखी का मेला था। 13 मार्च 1919 को शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी मेले में सैकड़ों लोग पहुंचे हुए थे। किन्हीं को पता नहीं था कि रोलेक्ट एक्ट लागू है, कि आप मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय जानकारी का अभाव होता था लोगों को, तो इतना फिर भी लोग पहुंच गए और इसका फायदा मिल गया जनरल डायर को। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? हमने अभी भी कहा आपको थोड़ी देर पहले, अम्बेडकर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और कब कहा था? तो 4 जून 1944 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश पिता यानी राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और बाद में भारत सरकार ने इसे मान्यता दे दी। क्वेश्चन नंबर 27,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने। तो इसका सही जवाब है भगत सिंह। और भगत सिंह के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और सचिंद्रनाथ सान्याल थे। ये सभी सारे के सारे क्रांतिकारी थे। और इसकी स्थापना कहाँ की थी? तो कानपुर में की थी 1924 में, अक्टूबर 1924 में। क्वेश्चन नंबर 28, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? काकोरी कांड से, दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा से देखिए नमक वाला हुआ था। चौरी चौरा से या जालियांवाला बाग से? तो चौरी चौरा से हुआ था। अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था चौरी चौरा से। तो 1 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला ले लिया था, क्योंकि चौरी चौरा गोरखपुर में, ये वो तो हम आपको बता ही दिए। सवाल नंबर 29, स्वदेशी आंदोलन को प्रेरणा से भारत माता की छवि को चित्रित किसने किया? आप देखिए जितने भी आंदोलन हुए, चाहे फ्रांस की क्रांति हुई है, चाहे यूरोप की क्रांति हुई है, तो ये सब में आपने देखा होगा कि जो छवि देता था ना देश को, एक बैनर बनता था जिसमें देश को स्त्री का रूप दिया जाता था और उसी के बैनर के तले क्रांति होती थी। तो ये छवि किसने दिया था? भारत माता कहते हैं हम लोग, कभी भी भारत पिता नहीं कहते हैं। शुभ आचार्य जी ने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? इसका ये जो छवि प्रदान किया था, मैं छवि भी आपको दिखाता हूँ, ये दिया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। एक तरफ आप देख पा रहे होंगे अवनींद्रनाथ टैगोर है, दूसरी तरफ देखिए आप भारत माता की छवि इन्होंने बनाई थी। ये देख लीजिए आप, है ना, हाथ में फूल भी है, कपड़ा भी है और भी कुछ कुछ है, देख लीजिए यहाँ पर। भारत माता नामक चित्र का रचना सन 1905 में भारत के प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। सवाल नंबर 30, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह किनका विश्वास था? और नाम से ही आप समझ गए होंगे, अहिंसा परमो धर्म वाली बात है। अहिंसा किसकी मांग थी? तो ये महात्मा गांधी थी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बात करने वाले थे महात्मा गांधी जी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि अगर सभी मानस अहिंसा के मार्ग पर चलें तो भारत के सभी लोग एक साथ एकजुट हो सकते हैं। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह के लिए कहाँ पहुंचे थे? और इस सत्याग्रह को अगर मैं बोल दूंगा तो भी तुरंत आंसर हो जाएगा। चलिए पहले देखिए, भागलपुर, बनारस, मुंबई या अहमदाबाद? तो ये लोग ये पहुंचे थे अहमदाबाद। मिल मजदूरी आंदोलन चल रहा था और प्लेग का बोनस के लिए चल रहा था, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये घटना है 1918 की। सवाल नंबर 32, भारत का लौह पुरुष कौन है? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल? जिसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी कारनामों, इन्होंने बहुत सारे भारत के प्रांतों को टूटने से बचाया। बहुत सारे राजवाड़े पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, उन्हें भारत में एकीकरण किया, इसलिए उसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सवाल नंबर 33, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1922 में या 1919 में? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1922 में। रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। यह 1882 मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ निर्देशित था और जंगल में आदिवासी लोगों को मुक्त आंदोलन पर इसके प्रतिबंधों ने उन्हें अपनी पारंपरिक पोडू कृषि प्रणाली में उलझने से रोक दिया था। पोडू क्या है? जो दहन कर्तन प्रणाली है उसे ही पोडू कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है, रोपा कहा जाता है, लेप्चा कहा जाता है ना। तो ये देख लीजिए, अब 33 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये प्रश्न अच्छे नहीं हैं तो लाइक मत कीजिए,
लेकिन ज़रा सा भी आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो फटाक से लाइक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।